हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं जानता हूं मैं लेट हूं। मैंने बोला था मंडे से घटना चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ये सीरीज हमारा जो वन टॉपिक स्ट्रेटेजी सीरीज है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, बट आई नो मैं लेट हूं। तो उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेट हूं और मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मैंने भी 18+ वाले कैटेगरी में वैक्सीन ले लिया है और मुझे जो है फीवर सी आ रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं अनेबल था, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था बट मैं नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी भी मुझे फीवर है बट अभी थोड़ा सा अच्छा बेटर फील हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अभी बेटर फील हो रहा है तो वी कैन डू दिस, राइट। तो वीडियो आपके सामने में लेके हाजिर हूँ। घटना चक्र का आज जो है सेट नंबर 8 हम करेंगे। 7 तक हमने कर दिया है, ठीक है। 7 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपने वो देखा होगा। नहीं देखा है तो सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा वन टॉपिक स्ट्रेटेजी में, ये होगा मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा ये टॉपिक होगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ष 1931 में दरभंगा के जो महाराज हैं कामेश्वर सिंह, इन्होंने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? तो इसका प्रकाशन होता था पटना से, भाई साहब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी, इसके जो संपादक थे रामकृष्ण पिल्लै थे। कौन थे? स्वदेशा वाहिनी और स्वदेशाभिमानी, इसके संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। ये पूछा जाता है और ये मैं आपको बता दूं यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वदेशा वाहिनी के संपादक कौन थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस बात का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये जो हमारा घटना चक्र का जो स्पेशल बुक घटना चक्र निकाला है बिहार दरोगा के लिए, हम उसे करा रहे हैं और इसमें सारे सिलेक्टेड पॉइंट्स ही हैं जो कि वीवीआई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, देखिए ये पूछा जाता है हरिजन जो पत्रिका है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? देखिए हरिजन जो है अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। इन्होंने किसने? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर से समझिए, हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ये किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाला का प्रकाशन स्टार्ट किया था। किसने? अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। ये पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली थी ये, है ना। ये ध्यान रखें, वीकली जो है मैगजीन थी इनके द्वारा, अल हिलाला, सॉरी अल हिलाल, राइट। अल हिलाल ये पत्रिका 1912 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार जो है, इसका पब्लिकेशन यानी प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कौमी आवाज, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रास्त गोफ्तार, ठीक है। रास्त गोफ्तार ये एक फारसी जो है पत्रिका थी, ये दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। देखिए ये पूछा जाता है, ये वीवीआई है, इसको वीवीआई करके नोट कर लो, ठीक है। पूछा गया हुआ है, दरोगा में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है कि रास्त गोफ्तार ये पत्रिका किनकी थी, किनके द्वारा इसका संपादन किया जाता था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता था। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है ये सारे के सारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन के द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट नामक पत्र जो है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादन इसका करा जा रहा था, ठीक है। अब देखिए कॉमनवेल ये मद्रास से प्रकाशित होता था, ये अंग्रेजी पेपर था जिसका संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट थी जिसकी संपादिका। कॉमनवेल एनी बेसेंट, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की ये थी, ध्यान रखें, इंग्लिश लैंग्वेज की ये पेपर थी, ध्यान रखें इस बात का। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता था। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। तो इनका जो है इतना सारा नाम है, मतलब बोलते हैं ना जो मतलब प्यार से जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, मतलब, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम इनको दिए गए हैं और ये ध्यान रखें क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। फिर से देख ले इसको, भारतीय जागरण का पिता इनको कहा जाता है राजा मोहन रॉय को, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत का भविष्य का मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत। राजा राम मोहन रॉय को प्यार से ये सारी उपाधियां मिली हुई थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी हिंदू धर्म में एकेश्वर मत के प्रचार के लिए। कब? 1815 में, ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राजा राम मोहन रॉय ने
1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज का स्थापना किया। ठीक है, एक नए समाज की स्थापना किया जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। किसने स्टार्ट किया था ये? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था 1828 में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मुगल बादशाह अकबर सेकंड, ठीक है, अकबर द्वितीय, ठीक है, इसने राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में इन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था? देखिए, इनको क्या हुआ था, अकबर द्वितीय जो है ना, इनका पेंशन जो है ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया था। तो ये जो है मतलब राजा राम मोहन रॉय को, मतलब देखिए इनका नाम क्या था, मोहन रॉय, ठीक है, राम मोहन रॉय इनका नाम था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इनकी पकड़ अच्छी थी अंग्रेजी में, है ना, इनको अच्छा जानकारी था अंग्रेजी भाषा का और जो वेस्टर्न कल्चर है इन सब चीज़ों का। तो बात हुई कि अब जो है ये इनका जो पेंशन ये चालू कौन करवा सकता था? तो सिर्फ वहाँ की क्वीन या जो क्राउन, जो वहाँ पे मतलब हेड ऑफ द पोस्ट पे जो बैठे हैं वहीं करवा सकते थे। तो इन्होंने अपने ओर से एक दूत का भेजने का फैसला किया। अब ये खुद जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, कि मतलब हमको पेंशन चाहिए, हम जाके गुहार लगा रहे हैं, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्योंकि ये किंग थे, है ना, तो इन्होंने एक दूत को चुना और इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राजा की उपाधि इन्होंने ही दी थी, बादशाह अकबर सेकंड ने, ठीक है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी ताकि वहां पे वो जाके उनके साथ बात कर सके, इसलिए ये उपाधि दी गई थी राजा की। और जब ये लंदन गए 1830 में बात करने, तो इनका देहांत लंदन में ही हो गया, ब्रिस्टल में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं हूं तो लेट मी करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स जरूर, और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज़ नो ऑफेंस, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने याददाश्त के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, बट जहां तक मुझे याद है ब्रिस्टल में, ठीक है, इनका देहांत हो गया था। तो ब्रिस्टल में इनका देहांत हो गया और इनका बेचारे का पेंशन भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, देखिए, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि भी स्थापित है। तो वहाँ वो गए थे पेंशन के लिए और पेंशन ना दिला पाए, उल्टा इनको टेंशन दे दिए अकबर सेकंड को, और उनकी डेथ वहाँ पे हो गई। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। ठीक है, शारदा मणि मुखोपाध्याय, इनका जो है शारदा देवी के नाम से इनको जाना जाता था, इनका पेट नेम शारदा देवी था। ठीक है, इस नाम जाना था। इनका जो है विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से जो है ना, ये 5 साल की ही थी और ये 23 साल के थे रामकृष्ण परमहंस, और इनका विवाह इनसे कर दिया गया था। सोचिए मतलब कैसा उस समय मतलब सोसाइटी था और कैसा मतलब ये सब कुछ था। ठीक है, मूलशंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात की मेरवी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, मूलशंकर स्वामी दयानंद का। ठीक है, दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने, जो कि इनका बेसिक नाम है मूलशंकर, ठीक है, इनको दयानंद सरस्वती बोला जाता है। इनका 1875 में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। ठीक है, ये वेदों में बहुत मानते थे, प्राचीन जो हमारा जो मतलब कल्चर था उसमें बहुत मानते थे। तो इन्होंने ही ये हमें वो बोलते हैं नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया नारा है। ठीक है, 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। कहाँ? लाहौर में। ठीक है, और शुद्ध वैदिक परंपरा से में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सबसे पहले इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था और स्वराज शब्द का भी इन्होंने ही सबसे पहले इस्तेमाल किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्मरंग पांडुरंगा द्वारा करी गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा फुले ने करी थी। किसने? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा करी गई थी। और राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महान या बगैर तुलसी राम, जो शिवदयाल साहब के स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने करी थी। किसने? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, इसका स्थापना, ठीक है, 1861 में किसने किया था? शिवदयाल साहब, जो स्वामी जी महाराज के नाम से भी ये प्रचलित थे, है ना, इन्होंने ही करी थी। अब देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, है ना, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ये वीवीआई है। तो 1823 से 92 ईस्वी में इन्होंने लोकहितवादी के रूप में प्रख्याति इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। अब महाराष्ट्र में देखिए, विधवा पुनर्विवाह हेतु
प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने स्टार्ट किया था। विधवा पुनर्विवाह इसका जो है, पहले देखिए विधवा जो मतलब जो भी लड़कियों का या औरतों के जो हस्बैंड मर जाते थे तो उसका तो होता क्या था, उनको बोला था भाई अब तुम सती हो गई, मतलब ये सती प्रथा भी थी। सती प्रथा में बेसिकली क्या होता था, देखिए उनको बोला जाता था कि पति का जो चिता जल रहा है उस पर जाकर तुम लेट जाओ, बैठ जाओ, और तुम सती हो गई, अब मतलब पति चला गया, तुम्हारा भी जीने का हक नहीं है। मतलब हमारा सोसाइटी तब कितना पीछे था, इस चीज़ से आप समझ सकते हो। तो सती प्रथा भी आगे चल के अंग्रेजों के द्वारा ये काफ़ी बैन किया गया, और इंडियंस ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के मतलब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। और देखिए बहुत बहुत मुश्किलों से सती प्रथा बैन किया गया, क्योंकि गांव में ना बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव था कि मतलब जिसका हस्बैंड मर गया उसकी पत्नी को भी जीने का हक नहीं है। तो यही था सती प्रथा, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का जो प्रथम अभियान है इसका नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने करा था, ठीक है। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट ब्रह्मजी मालवरी के प्रयासों से पारित हुआ था, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का, ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, इसके द्वारा विधवाओं ने पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया था, ठीक है। यही है 1856 में ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून एक्ट जो आया था, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, इसी के द्वारा जो है मतलब जिस औरतों का मतलब ये हो जाता था, मतलब जो विधवा हो गई उनको दोबारा से शादी करने का एक कानूनी उनको हक दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सती निषेध रेगुलेशन। ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अभी मैंने आपको सती प्रथा के बारे में बताया तो यही है सती निषेध रेगुलेशन, ये विलियम बेंटिक ने अपने शासन के टाइम में 1829 ईस्वी में इसने बनाया था, ठीक है। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, और ये वीडियो था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ये वीडियो था। तो आप सब कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये जो हमारा घटना चक्र का जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज चल रही है। तो अब उम्मीद करता हूँ कंटिन्यू रहे, बस ऐसे ही तबीयत बना रहे, सही रहे, तो सब कुछ चलता रहेगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।